स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ताप बढ़ाए जाने पर रिएक्शन रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉफिशिएंट हमने जाना था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट या ताप गुणांक। लेकिन ताप गुणांक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता कि प्रत्येक तापक्रम पर रिएक्शन रेट किस तरीके से इंक्रीज करेगा, वेरी करेगा विद टेम्परेचर। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वॉन हॉफ ने एक इक्वेशन को दिया था, प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में इस इक्वेशन को आर्हीनियस के द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित और प्रतिपादित किया गया और इसीलिए यह इक्वेशन आर्हीनियस के नाम पर, आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। आज का हमारा टॉपिक इसी आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं आर्हीनियस इक्वेशन क्या है और ये किस प्रकार रिएक्शन रेट और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को व्यक्त करती है। आर्हीनियस इक्वेशन K = A × e⁻⁻ के द्वारा दी जाती है। यहां पर K रेट कांस्टेंट है, A आर्हीनियस फैक्टर है जो कि आर्हीनियस के नाम पर दिया गया फैक्टर है और ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, E फॉर एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, और यहां पर एक टर्म आया हुआ है -EA। EA एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट कर रहा है, अपॉन में R गैस कांस्टेंट को और कैपिटल T टेम्परेचर इन केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सब टर्म से हम फेमिलियर हैं। हमारे लिए जो दो अननोन टर्म है वो है आर्हीनियस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हमें रिएक्शन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को समझना आवश्यक है और इसको समझाने के लिए आर्हीनियस के द्वारा एक थ्योरी डेवलप की गई थी जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलता है और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कुछ क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए पहले इस ऊर्जा को ऑब्टेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 = 2HI। तो इस रिएक्शन को अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के आधार पर समझने की कोशिश करें तो H2 और I2 के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इस तरीके से पुराने बंध कमजोर पड़ रहे हैं और नए बंध का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक साथ ये प्रोसेसिंग होती है और इस प्रक्रिया के दौरान एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है तो शॉर्ट लिविंग कॉम्प्लेक्स है, तुरंत ही उत्पाद में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और उस एनर्जी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो हम पाते हैं कि रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है स्टार्टिंग में, जब ये इनर्ट स्टेट में होता है, जब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ET से डिनोट करते हैं। तो जब ये इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं तो यहां पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं
और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करता है, अपनी एनर्जी को होता है और किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर्व प्राप्त होता है। इस क्रम में देखिए रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी को एक्वायर किया है, किसके लिए, किसमें चेंज होने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के लिए। और ये जो एनर्जी इसको रिक्वायर हुई है फॉर चेंज इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, वो किसके इक्वल है, ET माइनस ऑफ ER के इक्वल है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर इज ET। यहां से यहां तक की ऊर्जा क्या है, ET है, जबकि ER के पास पहले से ही कुछ एनर्जी थी, ये एनर्जी पहले से ही थी, और इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो क्या होगी, ET माइनस ऑफ ER होगी। इसी को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। आई थिंक एक्टिवेशन एनर्जी आप बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। अब आते हैं आर्हीनियस फैक्टर वाले टर्म में। इस आर्हीनियस फैक्टर वाले टर्म को मैंने जैसा पहले आपसे कहा, आर्हीनियस के नाम पर आर्हीनियस फैक्टर कहा गया, और ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। साथ ही इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इसके बाद का जो पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट से पहले लगा हुआ फैक्टर है, तो इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह दिया जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम से रिलेट करता है। एक कांक आयतन में होने वाले टक्करों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी नाम दे दिया गया। आवर्ती गुणांक ये टक्करों की आवर्ती से संबंधित है। अब क्योंकि हमने कहा कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं तो ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसके बाद यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इस एनर्जी को एक्वायर कर पाते हैं वही रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट को फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड उन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं या उससे अधिक एनर्जी को एक्वायर कर पा रहे हैं। तो अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किस आधार पर हम समझ सकते हैं उसे जानते हैं। तो चूंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी को फाइंड आउट कर पाना या माप पाना, मेजर कर पाना संभव नहीं है, तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज किया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, और कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स खींचे। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ प्राप्त किए थे। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, वो बहुत कम है, और धीरे धीरे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पीक पॉइंट प्राप्त हो जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का पीक पॉइंट। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके संग जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंटेन की जा रही है, यानी कि अधिकांश मॉलिक्यूल्स उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो इसको हम कह देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कर्व फिर नीचे की ओर को गिर रहा है। इसका मतलब इस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी से हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जीरो तो नहीं होगी, और हमने इसको जीरो से ले रखा है, कंसीडर किया हुआ, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की जो मिनिमम एनर्जी है वो हमने ER को हमने जीरो मान लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अमाउंट की एनर्जी चाहिए।
अब हम यहां पर अगर इस काइनेटिक एनर्जी वाले पोर्शन में एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी के संगत हम पार्ट लेकर के चले, तो यहां पर अगर ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कंटेन करने वाले या इससे हायर एनर्जी को कंटेन करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम इस लाइन पोर्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी या उससे हायर एनर्जी को कंटेन कर रहे हैं, दैट मींस जो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। अब अगर ये टेम्परेचर टी के लिए खींचा गया अगर कर्व था, तो यदि हम यही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व T+10 के लिए खींचें तो उसको हम देख सकते हैं क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेगा जो कि लोअर काइनेटिक एनर्जी को कंटेन करते हैं, तो इससे भी नीचे ये वक्र प्राप्त होगा और धीरे धीरे ये क्या होते जाएगा, ये दाएं ओर की ओर को ड्रिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कर्व प्राप्त होगा। देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर, तो फलस्वरूप जब हम हायर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्राप्त करेंगे तो वो राइट हैंड साइड को क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी से के बराबर या उससे हाई एनर्जी कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जा रहा है। तो यही कारण था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर रिएक्शन रेट क्या हो जा रहा था, दुगना या 3 गुना हो जा रहा था। अब यहां पर इसको बताए जाने का क्या प्रयोजन है, ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व है वो हमें उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को जानने में मदद कर रहा है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी या उससे हाई एनर्जी को कंटेन करते हैं। ये एक्चुअल में ये जो छायांकित या रेखांकित भाग मैंने कहा जो कि उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, बता रहा है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक एनर्जी कंटेन करते हैं या जो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होते हैं, वह इस छायांकित भाग के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो ये छायांकित भाग का जो एरिया है वो वास्तव में इस पार्ट को, ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये और कुछ नहीं है, ये यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक एनर्जी को कंटेन करते हैं। तो आई थिंक ये आर्हेनियस इक्वेशन और उसमें ये प्रयुक्त जो नए नए टर्म्स हैं उनको आप भली भांति समझ चुके हैं।